वेलकम बैक। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, कंपनी का नाम है एयरटेल लिमिटेड। हम सब जानते हैं एयरटेल क्या काम करती है। भारत के अंदर इस समय 4 मोबाइल कंपनीज है, जिनमें जियो सबसे बड़ा नाम है, भारतीय एयरटेल नंबर 2, BSNL और उसके बाद वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया 4G है, 5G रेडी नहीं है। एक तरह से मोनोपोली है इस समय एयरटेल और जियो की। BSNL प्योर सरकारी है। चलो आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, मैं जस्ट अपना ओपिनियन शेयर करता हूं। पहली बात, मेरी बात मान के अगर आप पैसा लगाएंगे किसी भी स्टॉक में, तो पैसा अपने रिसर्च के बाद लगाएंगे। दानवीर नहीं बनेंगे, अपना पैसा नहीं गंवाएंगे, आपने बहुत मेहनत से कमाया है। गलत अगर पैसा है तो भी आपको मार्केट में नहीं गंवाना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, BSNL एकदम सरकारी सेवा है, सरकारी तंत्र है। इन तीनों चारों कंपनियों ने अभी रिचार्ज के भाव बढ़ा दिए, जिसकी वजह से BSNL को कुछ नए कंज्यूमर्स मिले हैं। इन नए कंज्यूमर्स की वजह से BSNL इस समय थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है, लिक्विडिटी नज़र आ रहा है। लेकिन फैक्ट यह है कि BSNL हार्डकोर सरकारी संस्था है। BSNL एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर नए कंज्यूमर आ भी जाएंगे तो भी एक समय के बाद उनको वापस से जियो, एयरटेल या वोडाफोन के पास जाना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया, वोडाफोन अभी अपने 5G को रोल आउट कर रहा है, उस टेक्नोलॉजी को जिसको जियो और एयरटेल ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं हैवीली। तो जियो को 2020-21 वाला फेज़ अभी देखना है, एयरटेल और जियो वोडाफोन को अभी 2020 और 21 वाला फेज़ देखना है। जियो और एयरटेल इस चीज़ को अब एंजॉय करेंगे। उनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र वोडाफोन के मुकाबले काफ़ी बेटर रहने वाला है। हाँ, मोटा मोटी बात जो एयरटेल के फेवर की बात है, क्योंकि वीडियो एयरटेल से रिलेटेड है, वो ये कहता है कि सबसे पहली बात, एयरटेल ने दिसंबर 2024 में 2016 में जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से इन्होंने स्पेक्ट्रम लिए थे, उसकी एक डेफर्ड लायबिलिटी थी 3626 करोड़ की, वो उन्होंने पे कर दी है। स्पेक्ट्रम जो है वो लाइसेंस इसी तरह दिए जाते हैं कि डाउन द लाइन आपको कुछ सालों में पेमेंट करना होता है, जिसके लिए उन्होंने 3626 करोड़ Q3 में पे किया है। केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर Q3 25 फाइनेंशियल 25 में 9200 करोड़ का रहा, जिसमें से 8000 करोड़ कम करीब इंडिया में रहा, 1200 करोड़ अफ्रीका के अंदर रहा। एयरटेल दुनिया के करीब 15 देशों में चलती है, जिसमें से बहुत बड़ा सेगमेंट, या यूँ कहें इंडिया के बाहर अगर कहीं प्रेजेंस है तो वो अफ्रीका में है, जिसमें नाइजीरिया है, रवांडा है, कीनिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, नाइजर है, काफ़ी देश हैं जिनके अंदर एयरटेल काम करता है, जिसमें से करीब करीब 16 करोड़ कंज्यूमर्स पूरे अफ्रीका में एयरटेल के पास है। भारत के बाहर 16 करोड़ कंज्यूमर्स एयरटेल के पास है। भारत के अंदर 41 करोड़ कंज्यूमर्स, ऑलमोस्ट 57-58 करोड़ कंज्यूमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एयरटेल के। बात तो बड़ी है। Q3 में एयरटेल ने 5200 टावर रोल आउट किए। वोडाफोन का एड टीवी पर आता है, वो ये कहता है कि हम हर घंटे 100 टावर जोड़ रहे हैं। तो या तो इसका ये मतलब होता है कि एयरटेल उतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना वोडाफोन है, या इसका ये मतलब होता है कि वोडाफोन अब जो तैयारी कर रहा है वो एयरटेल ऑलरेडी कर चुका है। दूसरा पॉइंट फैक्ट है कि एयरटेल ऑलरेडी 2020-21 में ये इन्वेस्टमेंट कर चुका है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर टावर्स जोड़ने का कर चुका है। अब उनको इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी वोडाफोन को है। मोबाइल डेटा कंजम्पशन ईयर ऑन ईयर 23.2% बढ़ गया है। जो इनफाइनाइट डूम स्क्रॉलिंग हम लोग कर रहे हैं, रील देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, उसकी वजह से नेचुरली मोबाइल का डेटा कंजम्पशन तो बढ़ना ही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जब हम किसी एक कंपनी को डिस्कस करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कंपनी का पास्ट क्या था, कंपनी का प्रेजेंट क्या है और कंपनी का फ्यूचर क्या है। जो बिज़नेस आपको समझ आता है उसमें इन्वेस्ट करना है, जो बिज़नेस आपको समझ नहीं आता उनमें इन्वेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल वेरेनियम क्लाउड, या फिर खैर छोड़ो, उसमें मत जाओ, हम दूसरे टॉपिक पे चले जाएंगे। एयरटेल का बिज़नेस सिंपल है। एयरटेल आपको मोबाइल के अंदर एक सिम देता है जिसमें आप रिचार्ज कराते हो, बात कराता है। आपने सेल पे बटन दबाए, कॉल डाला, उसके बाद बटन दबाया जिससे कॉल आगे बढ़ जाता है। वो कॉल वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोपेगेट होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू, माइक्रोवेव्स के थ्रू। वो नियरेस्ट टावर पे जाता है, BTS कहते हैं उसे। वहाँ से वो अपने नियरेस्ट स्टेशन पे जाता है और सारी डायरेक्टरीज़ को वो सर्च करके आपको कनेक्ट कर देता है। सिंपल। ये काम लैंडलाइन के ज़माने में तारों के थ्रू होता था, अब ये काम वायरलेस के थ्रू होता है, जो माइक्रोवेव्स होती है। फेयर इनफ, बिज़नेस समझ आता है, ठीक है।
पास्ट क्या था? पास्ट ये था कि ये कंपनी 1995 से, मैं भी पुरानी होगी, मैंने 95 से सुनी है, मैंने ये रिसर्च नहीं किया, आप देख ली, 95 ही है यार। भारत की पहली टेलीकॉम कंपनी एयरटेल, 95 से ये कंपनी आज 2025 तक चल रही है, यानी पिछला 30 साल तो मैं देख रहा हूँ और मैं 34 को, तो करीब करीब मैंने पूरी लाइफ अपनी एयरटेल का नाम सुना है। 1995 कॉल आने के पैसे लगते थे, कॉल जाने के पैसे लगते थे, लिमिटेड कनेक्टिविटी थी, बहुत ही रिच लोग अफोर्ड कर सकते थे। फिर आया रिलायंस कम्युनिकेशंस, 501 रुपये में शायद इन्होंने CDMA मोबाइल दिए थे, वो सुंदर से मोबाइल थे। तब ये लोगों के हाथ में आया मोबाइल कनेक्टिविटी। 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2014 के अंदर सरकार बदली और ज़्यादा इंटरनेट एक्सेस आम जनता को मिला। 2016 में भारत पूरी तरह से टेलीकॉम में रिवोल्यूशनलाइज हो गया। 2016 से पहले भारत के अंदर बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां थी, टेलीनॉर था, आइडिया था, वीडियोकॉन था, एयरसेल था, सारी कंपनीज अपने अपने क्षेत्र में काम करती थी और कोई बाहर जाता था तो रोमिंग पे चलता था। 2016 के रेवोल्यूशन की वजह से कंपनियां बैठ गई, एयरटेल खड़ा रहा, वोडाफोन आइडिया के साथ मर्ज हुआ, लॉस मेकिंग एंटिटी, बहुत सारा पैसा पंप किया जा रहा है, बहुत सारा पैसा कर्जे पे चल रहा है, फिर भी इस समय वोडाफोन में दिक्कत है और फ्यूचर ब्लीक है। एयरटेल पास्ट बता दिया है, प्रेजेंट एयरटेल आज भी सर्वाइव कर रहा है, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर भारत के अंदर माना जा रहा है कि हर 100 लोगों पे 81 मोबाइल कनेक्शन है, जिसमें से भारत के अंदर करीब 66 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं। भारत की पॉपुलेशन सेफली वी कैन एज्यूम 1.5 अरब है, उसमें से 66 करोड़ लोगों के पास है, तो ये आधे से कम लोगों के पास अभी स्मार्टफोन कनेक्शंस हैं। स्मार्टफोन का मतलब 4G वाले, 3G वाले, 5G वाले, जिसमें इंटरनेट चल सकता हो, टच स्क्रीन वाले, जो हे गूगल बोलने पर आपको जवाब दे दे। भारत के अंदर स्मार्टफोन एक्सपेंशन की बहुत स्कोप है, भारत के अंदर मोबाइल कनेक्शंस की बहुत स्कोप है। Q3 फाइनेंशियल ईयर 24 में एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एयरटेल का था 208 रुपये। Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 यानी ईयर ऑन ईयर अगर बात करें, एयरटेल का ARPU है 245 रुपये, 37 रुपये ARPU एक साल में एयरटेल का बढ़ा है, और एयरटेल का नहीं, सारी कंपनीज़ का बढ़ा है। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मैं बताऊंगा आपको कितना बढ़ा है। रिपोर्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज्ड 460.9%, यानी कि 4.5 गुना बढ़ गया है प्रॉफिट, 16,135 करोड़ रुपए। इसमें मेजर कारण ये भी है कि अभी इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर कम कर दिया है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर अपना 20 में 21 में कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं लेकिन उतना नहीं जितना ये 20-21 में कर चुके हैं। इसके अलावा एयरटेल के बारे में बोलने के लिए मेरे पास ये है कि हाँ, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगी, एयरटेल के एक ही काम नहीं है एयरटेल का, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सिम देती है। एयरटेल का बेसिकली 3 सेगमेंट में काम है और वो हर कंपनी के होते हैं। मोबाइल जो एक कंज्यूमर यूज़ करता है, जैसे मेरे पास एक एयरटेल का सिम है तो आई एम अ कंज्यूमर। दूसरा वाईफाई कनेक्शंस, जो घर के अंदर वाईफाई मॉडम्स लगते हैं, जैसे BSNL का लगता था, आपने भी देखा होगा। एयरटेल वो मॉडम भी देता है, वाईफाई कनेक्टिविटी भी देता है घर के अंदर। तीसरी चीज़ होती है लीज लाइन, डेडिकेटेड लाइन, जिसको B2B सेगमेंट माना जा सकता है, यानी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट। एयरटेल भी एक बिज़नेस है और अगर वो किसी और बिज़नेस को हेल्प कर रहा है कमर्शियल लेवल पे तो उसको B2B सेगमेंट में माना जाएगा। फॉर एग्जांपल सपोज़ कहीं पर आपको एक इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, फास्ट इंटरनेट का एक्सेस, रिलायबल इंटरनेट का एक्सेस, अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस। अब वो ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? मान लीजिए आप एक डेटा सर्वर बनाते हैं। सर्वर क्या होता है? सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर जो हमेशा 24/7 इंटरनेट से जुड़ा रहता है, जिसका एक IP स्टैटिक होता है। अब अगर हमेशा इंटरनेट से जुड़ा रहना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? उसको एक चाहिए लीज लाइन। वो सिम डाल के जब स्पीड फ्लक्चुएट होगी, कभी नेटवर्क चला जाता है, आपका नेटवर्क टावर से कितना डिस्टेंस है उस पर आपका स्पीड डिपेंड करेगा। प्लस आप रिलाई नहीं कर सकते एक सिम डाल के इंटरनेट चलाने पे, वाईफाई में, वायरलेस में, क्योंकि जो आपका इक्विपमेंट होगा, जो डेटा भेजेगा, जो डेटा
मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट करेगा, वो उतना इफेक्टिव एफिशिएंट नहीं हो सकता। उसके लिए लगती है लीज लाइन, वायर लगते हैं, वायर्ड कम्युनिकेशन। एयरटेल वायर कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है, लीज सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जियो भी कराता है, बीएसएनएल भी कराता है, वोडाफोन भी कराता है। एयरटेल का वो सेगमेंट भी बहुत अच्छा कर रहा है। एयरटेल का होम इंटरनेट सेक्शन जिसके अंदर लैंडलाइन कराता है वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। और एयरटेल का जो सिम वाला कंज्यूमर है, स्मार्टफोन वाला, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। अब एक ऐसा देश जिसके अंदर इस समय आधी आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं है, एक ऐसा देश जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, चलो वो सब में जाने दो, सिंपल सी बात है, स्मार्टफोन बढ़ेंगे, स्मार्टफोन कम नहीं होने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव बनेंगे। एप्पल कंपनी हमारे यहाँ असेंबल करेगी, मैन्युफैक्चरिंग भगवान जाने क्या करेगी, लेकिन एंड लाइन क्लियर है कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर बढ़ेगा, जिसकी वजह से डाउन द लाइन हमें नज़र आएगा कि मोनोपोली वाली कंपनियाँ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के साथ ये 245 रुपये जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है ये और बढ़ेगा। 250 का रिचार्ज तो मरे से मरा हराम में करा ही रहा है, और ये 250 230 नहीं होने वाला पेट्रोल की तरह, ये 250 300 ही होगा, 350 ही होगा, 400 ही होगा। तो एक कंपनी जिसका फ्यूचर हमें नज़र आता है कि प्रॉफिट है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, वो कंपनी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अलावा फाइनेंशियल्स की बात कर लें, हार्डकोर फाइनेंशियल्स की, मार्केट कैप एयरटेल का, भारतीय एयरटेल लिमिटेड का 9,75,000 करोड़ रुपए, स्टॉक पी, प्राइस टू अर्निंग 48.8, नॉट बैड नॉट ग्रेट, एवरेज ही है। प्रमोटर होल्डिंग बहुत बड़ा पॉइंट 53.1%, नेट कैश फ्लो 30.7%। जैसा कि मैंने कहा, भारत 4G से 5G की तरफ आ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत हुआ है, इसके बाद भी कैश फ्लो अच्छा है कंपनी का, पॉजिटिव कैश फ्लो, ये बड़ी बात है। डेट, जैसा मैंने आपको बताया कि टेलीकॉम कंपनीज पर डेट बहुत था, डेट बहुत है, और ये फ्यूचर में भी रहेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ एवर चेंजिंग। हम 5G से 6G की तरफ जाएंगे, 6G से 7G की तरफ जाएंगे, वेवलेंथ कम होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, हम लोग माइक्रोवेव के अंदर, क्या होता है, खाना गर्म होता है, भूनता है, क्या होता है, वो होता रहेगा। आई मीन वी आर लिटरली इन अ माइक्रोवेव। ये जो मोबाइल की रेडिएशंस होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, अनफॉर्चुनेटली आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, सो आई हैव अ लिटिल बिट आइडिया अबाउट दिस स्टफ। तो खैर, दे से इट्स सेफ फॉर अस, 4G 5G 6G एवरीथिंग इज सेफ फॉर अस। वैसे सेफ ही होता है, क्योंकि ये ना, इट इज़ सैड कि RF जो है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है, वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती स्किन को। वो स्किन के जो सेल्स होते हैं ना, उसको वाइब्रेट कर सकती है, और वाइब्रेट करके वो अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो ख़त्म कर लेगी, पूरी एनर्जी जो उसके अंदर वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, एक्सेप्टेबल, हम कर सकते हैं एक्सेप्ट, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 4G 5G 6G दैट्स नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम। हाँ, डेट पे थे हम लोग, डेट 2,25,000 करोड़ का है। डेट का एक कोस्ट होता है, कोस्ट होता है ब्याज पे करने के बाद भी नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है, इट्स अ गुड थिंग। बुक वैल्यू 153 रुपये। अगर आप 1,600 रुपये का ये शेयर खरीदते हैं और सब कुछ बर्बाद करके बैठ जाती है कंपनी की देनदारियाँ लेनदारियाँ एडजस्ट की जाती है, तो भी आपको 153 रुपये मिलेंगे, जो कि एक अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 2.59, एनीथिंग बिलो 3 इज़ ओके, नो प्रॉब्लम। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 20,000 करोड़ रुपए। सेल्स यानी रेवेन्यू 1,63,000 करोड़ रुपए के सेल्स। करंट रेशियो नॉट इम्पॉर्टेंट इन दिस केस। डिविडेंड यील्ड समहाउ दे आर मेंटेनिंग 0.5% डिविडेंड यील्ड. Dividend payout is about 42.8%, but dividend yield is almost 0.5, which is, I don't know, you decide. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 52.6%. सर्विस सेक्टर की कंपनी है, एंड प्रोडक्ट को आप टच नहीं कर सकते. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आर इम्प्रेसिव, सारे टेलीकॉम सेगमेंट के हैं. कंपनी इज़ डूइंग जस्ट फाइन. नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी 2013 से लगातार प्रॉफिट दे रही है. 2020-2021 में कंपनी का नेट लॉस रहा है, जो कि मेजरली बिकॉज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रहा है. अदर देन दैट नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. कैश फ्लो की बात कर लेते हैं. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट बहुत किया है. फिक्स्ड एसेट परचेज, हर साल 26,000, 27,000, 30,000 करोड़ के फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं. फिक्स्ड एसेट मतलब यू नो स्टफ. अदर देन दैट अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, ये हमें एनालाइज करना पड़ेगा अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स क्या है. बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी ने हमेशा कंपनी को प्रॉफिट दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है.
कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी, सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन देखा जाए, ऑपरेशनल कंपनी प्रॉफिट में है और बहुत शानदार प्रॉफिट में है। 2013 में 23,000 करोड़, 2024 में 80,000 करोड़ रुपए। सिर्फ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं है। इसके अंदर इंटरेस्ट पे आउट नहीं है, इसके अंदर और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर वो नहीं है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड्स दे रही है कंपनी। हाँ, डिविडेंड पेड, डिविडेंड 3, साढ़े 3, 4 हज़ार करोड़ रुपया साल में डिविडेंड में दे देती है। इंटरेस्ट पेड इस साल 14,000 करोड़ दिया है, पिछले साल 7, उससे पहले 13,000 करोड़ रुपए। रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स लोन के ऊपर चल रही है। 2018 के बाद से इन्होंने वाला एक्सपेंड कम उधारी लेना स्टार्ट किया, विच इज़ ओके, अंडरस्टैंडेबल, नथिंग इम्पॉर्टेंट। प्रमोटर होल्डिंग मार्च 2022 में 55.93% थी, दिसंबर 2024 में 53.12%। प्रमोटर होल्डिंग नीचे आना लोग मान सकते हैं, अप टू एन एक्सटेंड गलत है, लेकिन ये एक चीपेस्ट मीडियम भी हो सकता है आपके लिए फ़ंड रेज़ करने का। अगर मार्केट ठीक ठाक वैल्यूएशन आपकी कंपनी का लगा रहा है और आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो अगर आप अपनी होल्डिंग बेचकर पैसा रेज़ करते हैं कंपनी के लिए, तो लॉन्ग टर्म में ये हित में ही होता है, क्योंकि इस पे यू डोंट हैव टू पे अ हाई इंटरेस्ट। तो प्रमोटर होल्डिंग अगर कम होता है और कंपनी सस्टेनेबल है, कंपनी का प्रमोटर ट्रस्टवर्दी है, आप कंपनी के ग्रोथ प्लान को विजन कर सकते हैं, यू कैन शेयर द विजन, तो फिर आपको नज़र आएगा कि प्रमोटर होल्डिंग कम आना इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट नेगेटिव पॉइंट। FIIs 19.36% मार्च 2022 में, जो कि 24.27% है दिसंबर 24 में। जनवरी फरवरी में क्या हुआ वो डेटा देखने लायक होगा, लेकिन इस समय जो दिसंबर का फाइनल शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ये कहता है कि FIIs ने अच्छा पैसा इसके अंदर लगाया है। DIIs ऑलमोस्ट सेम रहा। गवर्नमेंट नॉट इम्पॉर्टेंट। पब्लिक 5.16% था मार्च 22 में, जो कि इस समय 2.91% है दिसंबर 24 में। ओवरऑल मेरे पास कहने के लिए सिर्फ ये है कि इस कंपनी के फ्यूचर को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, क्योंकि इस समय मोनोपोली नज़र आ रही है। बिज़नेस बहुत सिंपल है, कंज्यूमर कहीं जा नहीं सकता, कंज्यूमर के पास ऑप्शन नहीं है। इन शॉर्ट कंपनी अच्छा करेगी आने वाले कई सालों में। बाकी इन्वेस्टमेंट से पहले आप रिसर्च करिए, और दूसरा, पैसा अपना लगाएंगे, उधार लेके नहीं लगाएंगे। गांठ बांध लीजिए इस बात को, पैसा उधार लेकर मार्केट में नहीं लगाएंगे। जय हिंद।